नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और आप सभी देख रहे हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2021 22 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। और अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा इस भर्ती की सारी पूरा विश्लेषण करूंगा, सब बताऊंगा किसको क्या भाई, मतलब जैसे कौन से पेपर किसी को देने होते हैं। जैसे कि अब इसमें 4 टायर हैं, तो टायर 1 हो गया, टायर 2 में 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4, तो वो किस किस को देने होते हैं। फिर टायर 3 में क्या होता है, टायर 4 में क्या होता है, ठीक है, किसको एज की कितनी रिलैक्सेशन मिली है, फॉर्म कौन भर सकता है, सब बताऊंगा, कितनी पोस्ट है सब देखिए सुनिए, ठीक है। चलिए, तो अभी आपने देख लिया भाई, एसएससी ने पहली बात तो याद रखिएगा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट निकाली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा, भाई कौन कौन है जो भर सकते हैं, फी बताऊंगा, लास्ट डेट बताऊंगा, सब बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं अब सीधे, ठीक है। अब इसको ध्यान ये रखिए कि ये 23 दिसंबर 2021 से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी जो है 23 दिसंबर को ही आया था और आप 23 जनवरी लास्ट डेट है, तब तक आप इसको भर सकते हैं और सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा। बस चालान होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं, बाकी इसका फॉर्म ऑफलाइन नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध है। तो याद रखिए दोनों 23 हैं, 23 दिसंबर से शुरू है और 23 जनवरी को ये खत्म है, ठीक है। और एज की तो बात ही मत करिए, सारे के सारे 18 से 30 की मैक्सिमम एज है। कुछ कुछ हैं जहाँ पे 18 से 27 की एज मांगी गई है, यानी या तो आप मिनिमम 18 के होनी चाहिए या मैक्सिमम 27। तो अपन सब बात करेंगे, आप सब देखोगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। तो क्या क्या मैं बताने वाला हूँ आपको, वो आप एक बार देख लो। यहाँ पर मैं आपको एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी बताऊंगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा, एज लिमिट बता दूंगा, ठीक है, कितनी फी किसको देनी है, लास्ट डेट कब है वो तो मैंने बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अपन सब पर बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, दो डेट आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 23 दिसंबर से शुरू और 23 जनवरी को खत्म ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। अभ्यर्थी जा सकते हैं और किस साइट पे जाना है, SSC.nic पर जाना है भाई, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए कौन ले रहा है इस पेपर को, मैं अब भर्ती बोर्ड का नाम है एसएससी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भर्ती का नाम क्या है, ये तो भर्ती बोर्ड का नाम हो गया। तो भर्ती का नाम है एसएससी सीजीएल ग्रुप बी एंड ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 2022, क्लियर होगी बात, ठीक है। परीक्षा का नाम क्या है भैया, एसएससी सीजीएल और बस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टर्म 1, ठीक। पद का नाम हो जाएगा आपके सीजीएल ग्रुप बी ग्रुप सी, ठीक है। पदों की संख्या, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, सिर्फ 36 है। उनमें से जो 26 है वो ग्रुप बी में है और जो 10 बच गए वो ग्रुप सी में है, ठीक है। तो ग्रुप बी में ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है, ग्रुप सी में 10 है और टोटल अपने पास 36 है, क्लियर है दोस्तों। अब डेट ध्यान रख लीजिए, मैंने आपसे जैसा कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने की डेट वही 23 दिसंबर, आवेदन शुरू होने की तिथि वही 23 दिसंबर, आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 23 जनवरी, मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि, मान लो कोई ऑनलाइन कर रहा है लेकिन नहीं हो पाया, तो देख लो जरा, 2 दिन मतलब 23 जनवरी को अगर आपने फॉर्म भरा है तो परेशान मत होना, आप पेमेंट ऑनलाइन अभी 25 जनवरी तक कर सकते हो, लेकिन अब फॉर्म नहीं भर पाओगे आप, ठीक है। फॉर्म इसलिए 23 जनवरी तक भर ही देना, लेकिन मैं तो कहता हूँ वहाँ तक रुको ही क्यों, आप तो अभी भर के आ जाओ भाई। मान लो ऑफलाइन चालान, आपने ऑफलाइन चालान करना है तो आपको 2 दिन और मिल गए, 27 जनवरी तक आप कर दोगे उस काम को, क्लियर होगी बात। अब ऑनलाइन भुगतान सहित आवेदन में सुधार करना है, अगर सुधार करना है तो ये आपका 28 जनवरी को हो जाएगा, ठीक है। भुगतान के साथ कि अगर आपको सुधार करना है तो 1 फरवरी तक इसकी लिमिट रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब भाई कई लोग पूछ रहे हैं पेपर कब होने वाला है, तो अप्रैल में टेंटेटिव है, यानी हो सकता है, अभी डेट जारी नहीं की है पर वहाँ पे मालूम चल सकता है। तो टीयर 1 का जो है ना, वो जो मतलब प्रवेश पत्र है वो अप्रैल तक हमें मिल जाएगा, ठीक। और आ जाइए भैया, परीक्षा की तिथि वही अप्रैल में, जैसे कि मैंने आपसे कहा 2022 में हो सकती है, तो ज़्यादा टाइम थोड़ी है, मान लो 1 महीना और खिसक जाएगा भाई। मैं कहता हूँ आप रुको ही क्यों, आप तो फॉर्म भरो, आप तो काम करो, है ना। आप थोड़ी ना ताक के बैठोगे कि मई में आएगा तो मैं मई में भर दूंगा, नहीं, आप वहाँ के लिए तो रुकोगे क्यों। आप 1 महीना और बढ़ भी गया तो मैं बोलता हूँ क्या फ़ायदा हो जाएगा भाई, तैयारी तो अभी से होगी, तैयारी तो इससे पहले की होगी, तभी तो वो काम आएगी, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं 1 महीना आगे बढ़ा दूंगा तो आपको बल्ले बल्ले हो गई, आप 1 महीने में और पता नहीं क्या झंडे गाड़ दोगे और क्या उखाड़ लोगे और अपना पेपर निकाल लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तैयारी तो आपकी डेली चलेगी, पेपर कभी भी होता रहे, ठीक है। अब आवेदन करने का जो तरीका है वो आपने देख लिया, सिर्फ ऑनलाइन है और ये रही वेबसाइट ssc.nic.in, है ना। कैसे फॉर्म भरना है तो आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। चलिए देखिए, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए मैं अभी क्या करूंगा, आपको वो पोस्ट बताने जा रहा हूं जहां पर एक्स्ट्रा कुछ मांगा गया है, ठीक है। मतलब सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जहां पर ग्रेजुएशन से
कि भाई ग्रेजुएशन में आपके ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आप इन पोस्ट को भर सकते हैं। अभी हम उन पोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अलावा आप जो भी पोस्ट देखेंगे ना, सब में सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। तो जो एक्स्ट्रा है सिर्फ उनकी बात कर लेते हैं। तो एक पोस्ट आती है सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, या कह लो सहायक लेखा अधिकारी, ठीक है, सहायक लेखा अकाउंटेंट साहब ही है। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, बस, ठीक है। अब एक आता है हमारा जेएसओ, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, नीचे दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। देखो, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के लिए मैंने आपको कहा सिंपल डिग्री। अब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में, देखो किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप तो ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन अब ध्यान सुनना, साथ में लिखा है कि इंटरमीडिएट में जब आप स्कूल में थे, है ना, यानी 10th और 12th में, तो आपके पास गणित में 60% होना चाहिए, ठीक है। ये एक बात हो गई। मान लो आपने नॉर्मल डिग्री करी, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप भी जेएसओ भर सकते हो। इंजीनियरिंग करी तो बनी बात है, मैथ्स में फिर आपने 10th और 12th तो दी होगी, तो उसमें आपको 60% मिलने चाहिए हमको, ठीक है। तो एक इंजीनियर ने भी फॉर्म भर दिया। अब मान लो सर कि मैं तो भाई अब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो या तो किसी का ग्रेजुएशन ही उसका सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिकल से हुआ हो, है ना, किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो कई लोग बीएससी करते हैं ना, बीएससी, तो उनके बीएससी मैथ्स कर रहे हैं, तो बीएससी मैथ्स में स्टैटिस्टिकल है, तो मतलब ये सारे बंदे भर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, है ना, बहुत बढ़िया। बीकॉम वाले जैसे कि होते हैं जो अपने स्टैटिस्टिक्स वाले, है ना, तो बीसीए वाले हो गए, तो ये सब हो गए, आप समझ गए ना। अगर आपके पास नॉर्मल कोई डिग्री है, आपने कुछ भी किया है और 60% आपके मैथ्स में रहे हैं, तो आप भर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ये है अगर, तो अभी आप इस जीएसओ भर सकते हो, ठीक है। और देख लीजिए भाई, अब एक आता है सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड 2, है ना, सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड 2, ये भी एक है। इसमें बोला गया उम्मीदवार के पास सांख्यिकी के साथ किसी भी, मतलब ये तो साथ में है, सांख्यिकी तो होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स तो होनी चाहिए, प्लस किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब फिर आपकी फील्ड कोई भी हो, लेकिन एक सब्जेक्ट आपका सांख्यिकी उसमें होना चाहिए। लेकिन उम्मीदवार ने 3 साल या 6 सेमेस्टर के लिए स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन किया होना चाहिए, मतलब 3 साल तो पढ़ा ही होना चाहिए भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। सांख्यिकी आपने पूरे अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा ही पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, पूरे 3 साल की बात हो रही है, तभी आप सांख्यिकी अन्वेषण ग्रेड 2 भर सकते हैं। यहाँ पर इस पोस्ट को लिख लो, और जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको लिख लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इतना ध्यान रहना चाहिए ताकि आप भटके नहीं, क्योंकि आपको जब पोस्ट भरनी पड़ेगी तो आप, कई लोग भटक जाते हैं, तो अपनी ग्रेजुएशन को देख करके उस काम को करिएगा, ठीक है। अब अगला भैया, मान लो कोई डाउट रह जाए बंदो, बेझिझक 2 मिनट में टाइप करना, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा, है ना। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल जो एनसी लैट है, इसमें सहायक है, ठीक है। उम्मीदवार के पास बनी बात है, अगर ये नेशनल कंपनी लॉ है तो लॉ की डिग्री होनी ही चाहिए, और उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून की डिग्री होनी ही चाहिए, मतलब कानून की डिग्री भी चाहिए और स्नातक की डिग्री, मतलब स्नातक की डिग्री प्लस कानून की डिग्री जिसके पास होगी वही इस पोस्ट को सहायक के भर सकता है, वरना वो नहीं भर सकता, मतलब लॉ वाले के लिए भैया ये, ठीक है। अब आता है भैया मानव अधिकार वाले में। मानव अधिकार में बड़ी प्यारी चीज पूरी गई है, देखो जरा, इसमें अनुसंधान सहायक की निकली है। इसके क्या है कि उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, मतलब ग्रेजुएट हो, पहली बात तो, अब वो बीसीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। अब उनने आगे लिखा कि उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मतलब फिर से कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होगा या किसी मान्यता प्राप्त शोध संस्थान को ही होना चाहिए जिसका मान्यता बहुत ज़्यादा हो, में 1 साल का शोध अनुभव किया हो, ठीक है। यानी डिग्री होनी चाहिए, डिग्री खत्म, इसके बाद आपने 1 साल का शोध अनुभव कहीं भी मान्यता प्राप्त शोध संस्थान से किया हो, तो फिर आप अनुसंधान सहायक को भर सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अनुसंधान सहायक को भर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए एक नोट यहाँ पे दिया गया है कि ग्रुप बी ग्रुप सी कि अब इसके बाद जितने भी पद है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं ना, आप इनके स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। अब इसके बाद आपको जो भी पोस्ट मिलती है उसके लिए आपको सिर्फ पास होना है, एक डिग्री होनी चाहिए, खत्म बात, ठीक है। अब डिग्री सिर्फ मतलब रखती है। चलिए साहब, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं पे मैंने आपको कहा ना, कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पे 18 मिनिमम 27 मैक्सिमम मानी गई, और कुछ ऐसे पद है जहाँ पे 18 मिनिमम 30 ज़्यादा मांगी गई, मतलब मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 18 मिनिमम या तो 32 इससे ऊपर नहीं, ठीक है। और ये सारी डेट जो है 1 जनवरी से ये नोट करेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के बंदा जो है 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग को छूट भी मिलेगी, भी मैं बता देता हूँ आपको भैया, ठीक है। तो छूट किसको मिल रही है, कितनी मिल रही है, वो देख लीजिए ध्यान से।
जैसे मान लीजिए आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल रही है, एसटी एससी तो 5 साल की मिल रही है। अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं भाई, है ना, अपंग हैं, तो और वो भी जनरल, अब देखो अपंग में भी 3 कैटेगरी बांट दी इनने, अपंग जनरल वाले, अपंग ओबीसी वाले, अपंग एससी एसटी वाले। तो अपंग जनरल वाले 10 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी वालों को जो अपंग हैं उनको 13 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। जो एससी एसटी हैं और अपंग हैं तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2 आते हैं भैया, एक एक्स सर्विसमैन जो जनरल होगा, एक्स सर्विसमैन जो ओबीसी होगा। तो एक्स सर्विसमैन अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो 3 साल की छूट मिल जाएगी इसको, एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो 6 साल की इसको छूट मिल जाएगी। और एक और हो गया भैया एक्स सर्विसमैन एससी एसटी, अगर वो एससी एसटी तो उसे 8 साल की छूट मिल जाएगी। क्लियर होगी बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए भैया हमारी फीस। तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ जनरल लड़के लड़के सिर्फ लड़के वही 100 रुपये देंगे, बाकी कोई भी 100 रुपये नहीं देगा। देख रहे हो ना आप, महिलाओं के लिए भी छूट है, पीडब्ल्यूडी के लिए, एससी एसटी ओबीसी। पता नहीं जनरल के लड़कों के पास इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि बहुत पैसा है, ये बेचारे गरीब नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो भी है, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि भाई सिर्फ जनरल के लड़कों को 100 रुपये देना है, जनरल की लड़कियों को 100 रुपये नहीं देना है, क्योंकि वो वुमेन में काउंट हो चुकी हैं। और बस ठीक है, बाकी तो कहीं किसी को देना ही नहीं है, सिर्फ जनरल लड़कों तैयार रहो, 100 रुपये अपने बस आपसे खींचेंगे ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, तो ये पढ़ा हमने, है ना। अब हम बात कर लेते भाई लास्ट डेट की अपने अपने। तो देखो सबमिशन मैंने कई बार बता दिया, 23 जनवरी जो है ये सबमिशन करने की लास्ट डेट है ना। मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 25 जनवरी बता दिया था। ये चालान जनरेट कर रहे हो तो 27 जनवरी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। चलिए अब जो बचता है ये हो गया। चलिए ये भी ठीक, ये भी ठीक। अब आता भाई प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई। देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टायर 1 निकालना पड़ेगा, फिर आपको टायर 2 निकालना पड़ेगा। एक टायर 1 हो गया, ये भी कंप्यूटर पे होगा, टायर 2 ये भी कंप्यूटर पे होगा। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे आप देते हो ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 4 ऑप्शन आ गए या जो भी है वैसे रहेंगे, ठीक है। टायर 3 क्या है, ये पेन पेपर वाला मामला है, ठीक है। पेन पेपर यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। यहाँ पे पेन आपको लेकर के आना है, पेपर ही आपको देंगे, ऐसे लिखवा लेंगे, लेटर लिखवा लेंगे, नोटिस लिखवा लेंगे, कुछ भी लिखवा सकते हैं, ये इनके ऊपर है। और टायर 4 आपको मालूम है कि भाई अगर आपने ऐसी कोई पोस्ट भरी है जिसमें कि कंप्यूटर की बात होती है यानी टाइपिंग की बात होती है, तो ये आपकी कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा ले लेंगे, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट ले लेंगे, जहाँ पर भी ऐसा कोई है तो। और इसी में आपका दस्तावेज भाई, मान लो जिनका ये टेस्ट नहीं है, जिन्होंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं भरी इसमें कंप्यूटर दक्षता देनी होती है, तो उनके लिए टायर 4 क्या है, उनका दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने ऐसी कोई पोस्ट भरी जिसमें कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा आती है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है, ऐसी कोई पोस्ट है, तो उसमें उनको ये तो देना पड़ेगा, फिर साथ में उनका दस्तावेज सत्यापन भी होगा। तो उन बंदों का ये दोनों होगा, और जिनका ऐसा कोई पोस्ट इसमें कंप्यूटर की बात ही नहीं है तो उनका सिर्फ दस्तावेज सत्यापन होना है टायर 4। क्लियर हो गई बात? तो टायर 2 टायर 3 निकालो, फिर टायर 4 में पहुंचो, और बस भाई हो गया काम। अब आ जाइए भाई यहाँ पर। अब देखिए कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि एसएससी सीजीएल 2021-22 परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा टीयर 1 में बैठने के लिए रोल नंबर एवं प्रवेश पत्र सौंपा जाएगा। ये आप समझ गए, टायर 1 में इसमें बैठने के लिए। टायर 1 में अब ध्यान ध्यान सुनना, जो अंक प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर उम्मीदवार को श्रेणीवार मतलब क्रम से टायर 2 में और टायर 3 में परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, ठीक है ना। याद रखना इसके टायर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इसी के आधार पे आप टायर 2 में बैठ पाओगे और टायर 3 में बैठ पाओगे, वरना आप बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब टायर 2 टायर 3 के लिए परीक्षाओं में बैठने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसको, जो टायर 1 देंगे उनके अंकों के हिसाब से। क्लियर है बात? अब टायर 2 ध्यान दो, अभी टायर 1 की बात कर रहा था, टायर 1 क्लियर होगा तो ही आप टायर 2 टायर 3 में बैठ पाओगे। अब मान लो आपने क्लियर कर लिया, तो क्या होता है टायर 2 में, ये जो टायर 2 है आप देख रहे हैं, टायर 1 निकलेगा तब टायर 2 में जाओगे। टायर 2 में बहुत सारे पेपर होते हैं, ठीक है। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4, ये सिर्फ टायर 2 में होंगे भाई, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये टायर 2 में होता है। तो इनने ये कहा है कि टायर 2 का जो पेपर 3, 4 होते हैं ना, मैंने बोला आपसे 1 2 3 4, तो जो पेपर 3 है टायर 2 का ही, और टायर 2 का ही जो पेपर 4 है यानी कि लास्ट के 2, ये कौन दे सकते हैं वो ध्यान देना, जिन्होंने इस पोस्ट को भरा होगा, यानी कि जेएसओ, यानी कि जैसे मान लो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अभी बात करा थोड़ी देर पहले, जिन्होंने इस पोस्ट को भरा है यानी इस ये बनने के लिए भरा है, उन्हें टायर 2 का पेपर 3 भी देना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि टायर 2 के 4 पेपर है, 1 हो गया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये 2 तो सबको देने हैं, मस्ट है, ये 2 तो सब देंगे, ठीक है। लेकिन 3 4 सबके लिए नहीं है, 3 वाला सिर्फ उनके लिए जिन्होंने जेएसओ भरा है, जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यही तो इसमें बताया जा रहा है कि जिसने पेपर 3 सिर्फ वही देंगे जिसने जेएसओ भरा, अगर किसी ने नहीं भरा है जेएसओ तो वो पेपर 3 थोड़ी ना देगा, सबके लिए थोड़ी ना है, सिर्फ जेएसओ जिसने भर दिया सिर्फ उसके लिए है। और टायर 4 कौन देगा? टायर 4 देगा आपका ये दिख रहा है आपको,
अरे ये बताना चाह रहा था मैं आपको, कहाँ गया। टायर 4 वो देंगे सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, याद है, और सहायक लेखा अधिकारी सबसे पहला यही तो था हमारे पास इस स्लाइड में, जब आपने ऊपर देखा होगा। तो याद रखिए टायर 3 बना हुआ है जेएसओ पोस्ट के लिए, टायर 2 का पेपर 3, टायर 2 का पेपर 3 बना हुआ है जेएसओ के लिए, और टायर 2 का ही पेपर 4, यानी लास्ट के दोनों पेपर दिख रहे हैं ना। पेपर 3 तो हो गया जेएसओ के लिए, पेपर 4 किसके लिए बना है, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए और सहायक लेखा अधिकारी के लिए, ठीक है। और टायर 2 के पेपर 1 2 ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है, देखो लिखा है ना, टायर 2 के पेपर 1 और 2 ये सभी के सभी पदों के लिए है, अर्थात अन्य सभी पदों के लिए यही रहेगा, ठीक है। ये तो सबको देने हैं, पेपर 1 पेपर 2, देखो टायर 2 का 4 पेपर बता दिया ना, इसके 2 पेपर शुरू के तो सबको देने, ये मस्ट है। लेकिन नीचे के 2 डिपेंड करता है, जेएसओ भरा है तो पेपर 3 दूंगा, और अगर मैंने सहायक लेखा परीक्षक और सहायक लेखा अधिकारी भरा है तो पेपर 4 भी दूंगा, ठीक है। अगर दोनों भरे तो पूरे ही पेपर देने हैं उसको तो, अरे रे, समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है। तो टायर 2 और टायर 3 परीक्षाएं टीयर 1 में उत्तीर्ण सभी उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएंगी। तो भाई अगर आपने टायर 1 निकाल लिया प्री, तो उसके बाद ही आप टायर 2 में पहुंचेंगे, ठीक है। और जो बंदे टायर 2 देंगे वो टायर 3 भी देंगे, समझ पा रहे हो आप मेरी बात है ना। 1 2 3 4 ये टायर 2 का हिस्सा है। फिर टायर 3 में क्या आ गया था, याद करो, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया था, पेन पेपर। और टायर 4 में अगर किसी का स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट, नहीं तो किसी नहीं है अगर स्किल टेस्ट तो सत्यापन हो जाएगा सभी का। क्लियर होगी बात, चलिए। टायर 2 में सभी उम्मीदवारों को पेपर 1 और पेपर 2 में उपस्थित होना आवश्यक होगा, देख लिया ना, पेपर 1 पेपर 2 में सभी आप उपस्थित होंगे। हालांकि केवल कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी यानी कि जेएसओ, ये दिख रहा है ना जेएसओ, और सहायक लेखा परीक्षा, देखो मैं बोल रहा था ना आपको, के लिए चुने गए विशिष्ट उम्मीदवारों को ही क्रमशः पेपर 3 यानी जेएसओ को पेपर 3 देना पड़ेगा, बता रहा था ना मैं आपको। टायर 2 का पेपर 3 इनको देना पड़ेगा, और बाकी ये जो नीचे के 2 थे इनको ये सहायक लेखा वाले इनको टायर 2 का पेपर 4 देना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और उत्तीर्ण मार्क्स कितने देख लीजिए यहाँ पर, अनरिजर्व्ड को जो है 30% लेकर के आना पड़ेगा टीयर 1 में, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 25% अंक लेकर के आने पड़ेंगे, और बाकी सभी को 20% अंक लाने पड़ेंगे, ठीक है। जो अनरिजर्व्ड है यूआर वाले, याद रखें जनरल कैटेगरी, आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे टायर 1 में, तभी टायर 2 दे पाओगे, टायर 2 के 4 पेपर हो पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे आप। तो जो जनरल कैटेगरी के 30% लेकर के आए, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो 25% मार्क्स लेकर के आए टायर 1 में, और जो बाकी लोग हैं वो 20% लेकर के आए एससी एसटी वाले, है ना, तो ही उन्हें जो है टायर 2 देने को मिलेगा। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब पैटर्न समझ लीजिए भाई, पैटर्न कैसा आता है। तो ये देख लो आप, टायर 1 ऑब्जेक्टिव है, कंप्यूटर बेस्ड है, टायर 2 भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल, दोनों टायर 1 टायर 2 आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, है ना, दोनों कंप्यूटर पे ही होंगे, चिंता मत करिएगा। टायर 3 आपका मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव, ये पेन पेपर होगा, और टायर 4 जो है ये आपका स्किल टेस्ट है, तो जिसमें भी लगेगा उसमें ये लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भैया सिलेबस क्या क्या आ रहा है। देखिए क्या क्या आता है सिलेबस में, मैं बताता हूँ आपको। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा। तो देखो एक बार आप टॉपिक सुन लो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन, आपको पढ़ना है एनालॉजी, आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग, मैंने पूरा टॉपिक बना दिया है इसमें। आपको सीरीज सॉल्व करनी है, आपको नॉन वर्बल आना चाहिए रीजनिंग में, आपको वर्ड फॉर्मेशन देखना है, ठीक है, आपको मैट्रिक्स देखना है, तो ये सब आता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है बारी कि जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में क्या हो गया भाई, स्टैटिक जीके कितना है ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, कल्चर पढ़ो, ये तो पढ़ो ही पढ़ो, ये पूछता ही है सीजीएल वाला, ठीक है। साइंस पढ़ना है आपको उसमें, जीके ये किसमें है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जनरल अवेयरनेस में। साइंस पढ़ लीजिए, जो भी तत्काल का वो पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए करंट अफेयर, साइंस या वन लाइनर जो भी मुझे समझ में आएगा मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों अगर आपको इंग्लिश कवर करनी है तो आप चिंता मत करिए, आप गूगल प्ले पे जाइएगा। गूगल प्ले पे मैंने खुद का इंग्लिश का कोर्स बनाया हुआ है, 9 साल का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कितने एग्जाम्स लोगों से निकलवाए हैं, बहुत सारे बंदे हैं। गूगल प्ले पे जा करके आप गायत्री एजुकेशन क्लासेस, है ना, एक आप जैसे सर्च मारोगे तो आएगा, उसको डाउनलोड करना, उसमें आपको मेरा इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल जितना मतलब आपकी जितना हो सकता है ना, पूरे जितने ये लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं उन सबसे कम रेट में मैंने सबसे शानदार इंग्लिश पढ़ा दी है। उसको पढ़ पढ़ के कई सारे बच्चों ने आईबीपीएस क्लर्क, पीओ निकाल दिया, एसएससी निकाल के बैठे हुए हैं, कितनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आपको अगर पढ़ना हो दोस्तों इंग्लिश, अगर आपको समझ में नहीं आती तो मैंने इंग्लिश सिर्फ समझाई ही नहीं है, उसमें आपको ये तक बता दिया कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कैसा पैटर्न आता है, इंग्लिश आप निकाल लोगे, ये आपको उसको देख करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेमो के रूप में उसमें लेक्चर भी रखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो मैंने आपको नाम क्या बताया, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, गायत्री एजुकेशन क्लासेस,
सर्च मारना गायत्री एजुकेशन क्लासेस, सर्च मारना। मनोज, आप जैसे ही उसको करेंगे तो आपको उसको डाउनलोड करना है, मनोज शुक्ला सर का आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। फिर उसको डाउनलोड, उसको कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर है भाई, जनरल अवेयरनेस में गवर्नर पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, सीएम पढ़ लीजिएगा, स्पोर्ट्स जो है बुक्स और ऑथर तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स कुछ हैं तो वो पढ़नी पड़ेंगी। अगला भाई कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, तो खैर आप तो तैयारी कर रहे हो, तो आप जो तैयारी कर रहे हो उन्हें पता ही है, सिंप्लीफिकेशन आएगा, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस आ जाएंगे, मेंसुरेशन आएगा, डीआई आ जाएगी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको बहुत करना है भाई। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में क्या हो जाएगा भाई, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी कि आपको पैराग्राफ दे देंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक पूछते ही पूछते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स, ये सब मैंने बताया उसमें, फ्रेजेस एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा, ये सब आएगा उसमें। क्लियर है। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया भैया कि सिलेबस में क्या क्या है। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है, तो कुछ नहीं, ssc.nic.in पर जाइए, ठीक है। वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको जो भी वहाँ पे अधिसूचना उसको पढ़िए, है ना, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना पंजीकरण, यानी कि सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड होंगे, है ना, रजिस्टर्ड होने के बाद ही आप आवेदन पत्र भरना शुरू करेंगे, ठीक, वहाँ पे उसके बाद ही होगा। और फिर जब भी आप भरेंगे तो वहाँ पे कुछ दस्तावेज मांगेगा, तो उनको पहले से आप स्कैन करके अपने मोबाइल से स्कैन करके अपने पास रख लो। और मैं तो कहता हूँ जीमेल पे हमेशा अपनी स्कैन कॉपी रखा करो, ठीक है। और ये ध्यान से देख लेना भैया, फोटो कैसी मांगी है, डेट वाली मांगी है, नहीं मांगी है ना। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ डेट मांगा गया तो नेम और डेट दोनों लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, थोड़ा सा पढ़िए, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये क्या कैसा फोटो चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए ना, आप मुझे बताओ, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, मैं वो अगला वीडियो बना दूंगा। अगर जितने भी टॉपिक हैं आप आज ही के आज ही लिख दो, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइए, आप मेरे पे छोड़िए, लेकिन बोलिए ज़रूर, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको बस फिर क्या करना है, जब दस्तावेज अपलोड हो गया तो सबमिट कर दीजिए और बस उसकी प्रिंट निकाल लीजिए, बात खत्म हो गई। अब फिर जब भी जो है एग्ज़ाम होना है वो आपको बता ही देंगे, नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, नोटिफाई आपको कर ही दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना, है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और कहीं भी कोई डाउट है आप तुरंत मुझे कमेंट करो, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और मैंने जो आपको कोर्स के लिए बताया है गायत्री एजुकेशन क्लासेस का, है ना, और किसमें ये गूगल प्ले स्टोर पे है, जाइए, मैंने खुद ने वो कोर्स प्रिपेयर किया है, उस ऐप को डाउनलोड करिए, वो एक ऐप है, उस ऐप में आप जैसे डाउनलोड करोगे, अंदर जाओगे तो आपको मनोज शुक्ला सर यानी कि मेरा, आपको वहाँ पे इंग्लिश का पूरा कोर्स मिल जाएगा, सबसे आसान, सब के सब उससे समझ रहे हैं, आप भी उसे समझो, ठीक है दोस्तों। कहीं कोई परेशानी आई तो मैं तो बैठा ही हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद क्लास और ऑल द बेस्ट।